Welcome to Nerdy Side. Chapter 15 Body Fluids and Circulation. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम एक जर्नी पर चलेंगे हमारी बॉडी के अंदर। हम उस फ्लूइड को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें जिंदा रखता है। हाँ, ब्लड। हम समझेंगे कि ब्लड बेसिकली बनता किस चीज़ से है, आखिर ये अलग अलग ब्लड ग्रुप्स का क्या सीन है, और फिर आएंगे हमारे हार्ट पर। ये अमेजिंग पंप काम कैसे करता है उसके बारे में बात करेंगे, और आखिर में कुछ कॉमन सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स को भी टच करेंगे। एक बात याद रखिए, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स, नीट और सीयूईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्लड से। देखिए, ब्लड सिर्फ एक लाल रंग का फ्लूइड नहीं है, ये एक्चुअली एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें एक लिक्विड हिस्सा है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और उसके अंदर तैरते रहते हैं कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आप इसको ऐसे सोचो कि ये हमारी बॉडी का अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सब कुछ इसी के थ्रू ट्रैवल करता है। सो अगर हम ब्लड को डिवाइड करें तो इसके दो मेन हिस्से निकलते हैं, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। इसका जो लिक्विड पोर्शन है यानी प्लाज्मा, वो टोटल ब्लड का अराउंड 55% बनाता है, और जो बाकी का 45% हिस्सा बचा वो इन सॉलिड चीज़ों का है जिन्हें हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, बेसिकली हमारे ब्लड सेल्स। और हाँ, एक चीज़ बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये जो 55-45 का रेशियो है ना, इसको ज़रूर याद रखना। एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। अब प्लाज्मा के अंदर झांकते हैं। इसमें मोस्टली तो पानी ही है, करीब 90 से 92%। लेकिन जो असली गेम चेंजर है ना, वो है बाकी के 6 से 8% प्रोटीन्स। यहाँ हमारे पास 3 सुपर हीरोज़ हैं। पहले हैं फिब्रिनोजन, जब भी चोट लगती है ये एक जाल बनाकर ब्लीडिंग रोक देता है। फिर आते हैं ग्लोब्युलेंस, ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, डिफेंस मैकेनिज्म संभालते हैं। और तीसरे हैं एल्बुमिन्स, जिनका काम है बॉडी में पानी का बैलेंस यानी ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना। तो देखा आपने, तीनों के रोल्स बिल्कुल अलग हैं लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं ब्लड के सॉलिड पार्ट पर, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। यहां पर 3 मेन प्लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हैं एरिथ्रोसाइट्स, जिन्हें हम सब प्यार से रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज बुलाते हैं। फिर आते हैं ल्यूकोसाइट्स, जो हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज। और तीसरे नंबर पर हैं प्लेटलेट्स, जिनका टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, तो अब आरबीसीज को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ये हमारे ब्लड के सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं। सवाल है कितने? सोचो, एक हेल्दी अडल्ट में 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, बहुत ज्यादा। और ये बनते कहाँ हैं? रेड बोन मैरो में। इनका जो लाल रंग है वो एक स्पेशल प्रोटीन की वजह से है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी लाइफ सिर्फ 120 दिन की होती है। उसके बाद ये स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट अप ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज। ये हैं हमारी बॉडी की आर्मी। इन्हें हम 2 टीम्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक है ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरी ए ग्रैन्युलोसाइट्स। चलो पहले ग्रैन्युलोसाइट्स की टीम से मिलते हैं। इसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, ये सबसे आम सोल्जर हैं और दुश्मन बैक्टीरिया को सीधा खा जाते हैं। फिर हैं इओसिनोफिल्स, ये एलर्जिक रिएक्शंस के टाइम ड्यूटी पर आते हैं। और आखिर में है बेसोफिल्स, जो चोट लगने पर सूजन यानी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अब चलते हैं दूसरी टीम की तरफ, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। इस टीम में है लिम्फोसाइट्स, जो बी और टी सेल्स बनाकर एकदम स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और मोनोसाइट्स, ये भी न्यूट्रोफिल्स की तरह ही फेगोसाइटिक हैं, मतलब सफाई का काम इनके जिम्मे है। और हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स का जो तीसरा मेंबर है वो हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये पूरे सेल्स नहीं हैं, ये एक्चुअली बड़े सेल्स होते हैं जिनका नाम है मेगाकैरियोसाइट्स। उनके टूटे हुए टुकड़े हैं ये, फ्रैगमेंट्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे कांच की प्लेट टूटकर छोटे छोटे टुकड़े बन जाती है। और इनका काम क्या है? सिंपल, जब भी कहीं कट लगता है ना, ये फौरन वहां जाकर एक प्लग बना लेते हैं और ब्लीडिंग को रोक देते हैं। और इसीलिए जब इनका काउंट कम हो जाता है तो ब्लीडिंग को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑलराइट, तो अब तक हमने ब्लड के सारे पार्ट्स को समझ लिया है। अब टाइम है ये देखने का कि इनकी आपस में केमिस्ट्री कैसी है। हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स की, ट्रांसफ्यूजन के रूल्स की, और सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग के प्रोसेस की। चलिए अब इस फेमस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को डीकोड करते हैं। देखो, पूरा खेल इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके आरबीसी के सरफेस पर कौन सा आइडेंटिटी कार्ड लगा हुआ है, जिसे हम कहते हैं एंटीजन। सिंपल है, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर दोनों हैं तो ए बी, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप है ओ। और इसी एंटीजन के हिसाब से प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं।
अगर आप टेबल को ध्यान से देखें तो ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आरबीसी पर कोई एंटीजन है ही नहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। और एबी ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्लाज्मा में किसी के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। एबीओ के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसे कहते हैं आरएच ग्रुप। और यहां एक स्पेशल केस बनता है जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब ध्यान से सुनिए ये कब होता है। इमेजिन कीजिए एक मदर है जिसका ब्लड आरएच नेगेटिव है और वो एक आरएच पॉजिटिव बेबी कैरी कर रही है। फर्स्ट प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डिलीवरी के टाइम बेबी का आरएच पॉजिटिव ब्लड थोड़ा सा मदर के सिस्टम में लीक हो सकता है। इसके रिस्पॉन्स में मदर की बॉडी एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना लेती हैं। अब अगर दूसरा बेबी भी आरएच पॉजिटिव हुआ तो प्रॉब्लम हो जाती है। मदर की बॉडी में बनी हुई एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस करके उस बेबी के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। ये सिचुएशन फेटल भी हो सकती है। तो इससे बचा कैसे जाता है? सिंपल, फर्स्ट डिलीवरी के फौरन बाद मदर को एंटी आरएच एंटीबॉडीज का एक इंजेक्शन दे दिया जाता है। आपने सोचा है जब हमें चोट लगती है तो खून बहना अपने आप कैसे रुक जाता है? ये होता है ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। और ये जो प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड का मतलब क्या है? एक चेन रिएक्शन, जहां एक चीज दूसरी को स्टार्ट करती है, वो तीसरी को, एंड सो ऑन, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। तो होता क्या है, जैसे ही चोट लगी प्लेटलेट्स एक एंजाइम बनाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेस। ये एंजाइम क्या करता है? ये प्लाज्मा में मौजूद इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल देता है। फिर ये थ्रोम्बिन प्लाज्मा के ही इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के धागों में कन्वर्ट कर देता है। और बस यही फाइब्रिन के धागे एक जाल जैसा बना लेते हैं जिसमें ब्लड सेल्स फंस जाते हैं और क्लॉट बन जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में एक हीरो को मत भूलना, कैल्शियम आयंस। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए आपके लिए क्विक कॉन्सेप्ट चेक। सोच के बताइए, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो किस किस से सेफली ब्लड ले सकता है और बी ग्रुप से ब्लड लेना उसके लिए अनसेफ क्यों होगा? थोड़ा सोचिए। चलो मैं बताता हूं। देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके आरबीसीज पर है एंटीजन ए, लेकिन उसके प्लाज्मा में है एंटीबॉडी एंटी बी। सिंपल, तो वो ए ग्रुप से ब्लड ले सकता है और ओ से भी ले सकता है क्योंकि ओ के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं। लेकिन जैसे ही उसने बी ग्रुप का ब्लड लिया, उसकी बॉडी में जो एंटी बी एंटीबॉडीज हैं वो बी एंटीजन पर अटैक कर देंगी। इससे ब्लड की क्लंपिंग हो जाएगी और ये सिचुएशन बहुत डेंजरस, इवन फेटल हो सकती है। ओके, तो अब तक हमने ब्लड को समझ लिया। अब हम एंटर करने वाले हैं हमारी बॉडी के सुपर हाईवे सिस्टम में, यानी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम का एक सेंट्रल पंप है, हमारा हार्ट, और इससे जुड़ी है लाखों किलोमीटर्स लंबी रोड्स यानी ब्लड वेसल्स, जो हर एक सेल तक जरूरी सामान पहुंचाती हैं और वहां से कचरा उठाती हैं। चलिए अब इस अमेजिंग पंप यानी हार्ट के अंदर झांक कर देखते हैं। इसके 4 कमरे हैं, 4 चेम्बर्स। ऊपर वाले जो 2 छोटे चेम्बर्स हैं उन्हें कहते हैं एट्रिया, और नीचे के 2 बड़े और मस्कुलर चेम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स। अब इन कमरों के बीच दरवाजे भी हैं जिन्हें हम कहते हैं वाल्व्स। राइट साइड पर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राई मतलब 3 फ्लैप्स, और लेफ्ट साइड पर है बाइकस्पिड वाल्व। बाय मतलब 2 फ्लैप्स, और इनका काम क्या है? वन वे ट्रैफिक मेंटेन करना। ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड आगे तो जाए पर वापस पीछे ना आ पाए। पता है हमारे हार्ट की सबसे खास बात क्या है? ये ऑटो एक्साइटेबल है। मतलब इसे धड़कने के लिए ब्रेन से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, ये अपने रिदम खुद बनाता है। और ये मैजिक होता है कुछ स्पेशल नोडल टिश्यूज की वजह से। इसका जो मेन बॉस है वो है सीनो एट्रियल नोड, या शॉर्ट में SAN। ये राइट एट्रियम के ऊपर वाले कॉर्नर में बैठा होता है। ये 1 मिनट में 70 से 75 बार करंट के छोटे छोटे पल्सेस या एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और इसी से हमारी हार्ट बीट शुरू होती है। इसीलिए SAN को हार्ट का पेसमेकर कहते हैं। यहां से करंट आगे AVN, AV बंडल और फिर पुरकिंजे फाइबर्स तक ट्रैवल करता है पूरे हार्ट में। तो ठीक है, हमने हार्ट का स्ट्रक्चर भी देख लिया और उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी समझ लिया। अब सवाल ये है कि ये एक्चुअल में रिदम में धड़कता कैसे है। तो अब हम समझेंगे कार्डियक साइकिल को, और इस रिदम को, इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम पेपर पर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, यानी ECG। ओके, अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं जो एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान का हार्ट रेट होता है करीब 72 बीट्स पर मिनट। हर एक बीट यानी एक कार्डियक साइकिल जो कि 0.8 सेकंड्स का होता है, उसमें हर वेंट्रिकल लगभग 70 ml ब्लड पंप करता है। इस 70 ml को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब अगर हम इस स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 70 ml को 72 से,
तो हमें मिलता है कार्डियक आउटपुट। और ये कितना आता है? ऑलमोस्ट 5 लीटर पर मिनट। मतलब हमारा हार्ट 1 मिनट में पूरी बॉडी का लगभग सारा ब्लड पंप कर देता है। अमेजिंग, राइट? आपने मूवीज या हॉस्पिटल के सीन्स में वो पीप 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 वाली मशीन तो जरूर देखी होगी, है ना? तो उस मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और उससे जो वो ऊपर नीचे जाती हुई लाइंस वाला ग्राफ निकलता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या शॉर्ट में ईसीजी। बेसिकली ये ग्राफ हमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की पूरी कहानी बताता है। तो चलिए अब इस ग्राफ को डिकोड करना सीखते हैं। इसकी हर वेव का एक स्पेसिफिक मतलब होता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आती है एक छोटी सी वेव जिसे कहते हैं पी वेव। यह हमें बताती है कि एट्रिया अब कंट्रैक्ट होने वाले हैं। उसके ठीक बाद आता है एक बड़ा सा शार्प सा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। यह सिग्नल है कि अब वेंट्रिकल्स जोर से कंट्रैक्ट करने वाले हैं। और आखिर में आती है टी वेव, जो बताती है कि वेंट्रिकल्स अब वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं, यानी रिलैक्स हो रहे हैं। तो सिंपली याद रखिए, पी वेव मतलब एट्रिया का कंट्रैक्शन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्शन, और टी वेव मतलब वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन। ऑलराइट, तो अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आ गए हैं। इसमें हम 2 चीजें समझेंगे। पहला कि हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, और दूसरा, जब इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो कौन-कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। देखिए, वैसे तो हार्ट अपना पेस मेकर खुद है, वो अपनी मर्जी से चलता है, लेकिन उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। आप ऐसे सोचिए कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास एक गाड़ी की तरह एक एक्सेलरेटर है और एक ब्रेक है। जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो एक्सेलरेटर का काम करती हैं। ये हार्ट रेट को बढ़ाती हैं, पंपिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, जैसे जब आप एक्सरसाइज करते हैं या दर जाते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं वो ब्रेक का काम करती हैं। ये हार्ट रेट को स्लो डाउन करती हैं, जैसे जब आप आराम से बैठे हैं। चलिए अब कुछ कॉमन सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले है हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी। इसमें होता क्या है कि ब्लड वेसल्स के ऊपर ब्लड का प्रेशर नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी CAD। इसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लगता है। फिर आता है एंजाइना। ये बेसिकली CAD का ही एक सिम्टम है। जब हार्ट मसल को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो चेस्ट में एक तेज़ दर्द उठता है, उसे एंजाइना कहते हैं। और आखिर में हार्ट फेलियर। अब यहाँ एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट का रुक जाना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि हार्ट इतना कमज़ोर हो गया है कि वो बॉडी की ज़रूरतों के हिसाब से इफ़ेक्टिव तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। तो इस लेक्चर में हमने ब्लड से शुरू करके हार्ट तक पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक डिटेल्ड टूर किया है, और हमने सारे इंपॉर्टेंट NCERT पॉइंट्स को भी कवर किया। अब जाते जाते एक कॉमन कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं एक सवाल के जरिए। अक्सर लोग इन 3 टर्म्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सवाल यह है कि हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, इन तीनों में आखिर फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? इसके बारे में ज़रूर सोचिए। अगर आपको यह लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो एक बार हाइप ज़रूर करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।